हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कीमोटॉनिक्स केमिस्ट्री का टॉनिक। माई सेल्फ विकास पोरवाल। आज फिर से हम लोगों की मुलाकात हो रही है। आज बच्चों हम लोगों के पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें क्वांटम नंबर पार्ट 2 पढ़ाऊंगा मैं। एक्चुअली पार्ट 2 का मतलब क्या है ना, पार्ट 1 में कुछ 5 पॉइंट्स रह गए थे, इसलिए मैंने इसको क्वांटम नंबर पार्ट 2 नाम दे दिया। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो 3 लेक्चर्स थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसे अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना, फिर आज के लेक्चर को देखना। ठीक है, तो चालू किया जाए। चलो, आज बेटा हमारे पास है लेक्चर 04 लेक्चर नंबर 04, दैट इज क्वांटम नंबर पार्ट 2। कुछ पॉइंट रह गए थे पार्ट 1 में, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाता, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट को पार्ट 2 के लिए छोड़ दिया था। तो आइए बच्चों डील करते हैं। पार्ट 1 में आप लोगों ने मुझसे पढ़ा था क्वांटम नंबर आर द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मुझे बताते हैं कि एटम के अंदर जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस सेल को बिलोंग करते हैं, सेल की किस सब सेल को बिलोंग करते हैं, सब सेल के किस ऑर्बिटल को बिलोंग करते हैं, और ऑर्बिटल में ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। इसीलिए क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सेल के बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सबसेल के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। और लास्ट भी स्पिन क्वांटम नंबर जो मुझे बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ देख रहा है या नीचे की तरफ देख रहा है। ढेर सारे सवाल भी हम लोगों ने किए थे। ठीक है, अब मैं चालू करने जा रहा हूं पार्ट 2। सब सही चल रहा है? ओके बच्चों, आइए। इस पार्ट 2 में हम लोग को पढ़ने हैं फ्यू पॉइंट। मैं 6 पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा, एक मैंने बढ़ा दिया है पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है बच्चों, कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। कहां बताना है भाई? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। सेल के अंदर कितने हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सबसेल के अंदर कितने हो सकते हैं, और किसी ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं। तो आइए, पहला पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 बातें करेंगे। पहली बात है इन ए सेल। सेल मतलब ऑर्बिट, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल बना देते हैं। इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं KLMNO। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? द आंसर इज डियर 2n², जहां पर n का मतलब है कौन सी सेल की आप बात कर रहे हैं, पहली, दूसरी या तीसरी। जैसे मैंने बोला K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। K सेल का मतलब बच्चों पहली सेल, n की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल इज इक्वल टू 2n², दैट इज 2। कहने का बच्चों मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो पहली सेल आपने बनाई है, इसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा L सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो L का मतलब हुआ सेकेंड सेल, n बराबर 2। आज ये बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2, और n की जगह रख दिया 2 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब सेकंड सेल में आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
तो अगर मैं इसके चारों तरफ दूसरी सेल बनाऊं तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8। ये K सेल है, ये L सेल, राइट। मैंने आपसे पूछा बताइए M सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो M का मतलब क्या हुआ, KLM, थर्ड सेल। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 और N की जगह 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। मतलब अगर मैं इसके चारों तरफ एक तीसरी सेल बना दूं तो मैं भर के नहीं दिखाऊंगा, आप इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, राइट बेटा। तो पहला क्वेश्चन था किसी पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। द आंसर इज 2n स्क्वायर। n क्या है, उस सेल का नंबर जिसमें आप इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी कभी आप लोग से पूछा जाता है इन ए सबसेल। किसी पर्टिकुलर सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आप लोग तो जानते हो, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए हो इतने दिनों में। सबसेल मतलब S P D F। वैसे तो आपको मालूम है S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस होता है। वैसे तो आपको ये याद है, मैं अब आपको इस चीज को क्वांटम नंबर से निकाल कर दिखाऊंगा। अगर किसी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाएं तो बच्चों आंसर होता है 2l+1। कभी कभी कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आप 2 को अंदर ले जाइए तो 4l+2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और l का मतलब तो आपको मालूम है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फिंगर रूल, S l बराबर 0, P l बराबर 1, D l बराबर 2, F l बराबर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो जैसे मैंने बोला, बताइए S सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो। तो वैसे तो आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, और निकाल कर देखें। S सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आइए 2 इंटू 0 + 1, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। 2 1 जा 2, ये देखो वही आ गया निकल कर कि S सबसेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री यार बहुत आसान है। और देखते हैं, मैंने बोला बताओ जरा P सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो P के लिए L बराबर 1 होता है, 2 इंटू 1 + 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 2 जा 6। आपको पहले से मालूम था कि P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। तो आई होप आपको ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे। एक और करके देखे, चलो करके देखते हैं। ऊपर रब कर देता हूं, ठीक है, ऊपर रब कर देता हूं। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने पूछा, अच्छा बहुत उछल रहे हो, जरा बताओ G सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। चलो फिंगर रूल लगाओ, S P D F G, L बराबर 0 1 2 3 4। तो L बराबर कितना आ गया, 4। 2 इंटू 4 + 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9 2 जा 18। ये देखो G सबसेल में आप मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और आपको मालूम है 4 का डिफरेंस होता है। S में 2, P में 6, D में 10,
F में 14, G में 18। देखो भाई आ गया। ठीक है, चल अब हम लोग बात करेंगे तीसरा पॉइंट। इसी में सेल में हो गया 2n², सब सेल में हो गया 2, 12 + 1। इसी के नीचे आप लिखिएगा, जगह नहीं है मैं हटा दूं इसको, ठीक है, यहां इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब मान लो इसका भी कोई यूज नहीं है। अब तीसरा पॉइंट कोई आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, किसी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर। अब ये स्क्वायर चाहे s का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो, चाहे f का हो, ये कोई भी ऑर्बिटल हो, आपको तो मालूम ही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो आंसर बच्चों हमेशा होता है ऑलवेज टू। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, फिर वो ऑर्बिटल s का हो या p का हो या d का हो या f का हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। अरे वाह, सब दिखाई पड़ रहा है। चल, तो पहला पॉइंट खत्म होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सेल, KLMN फार्मूला यूज करोगे 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर सबसेल, SPDF कुछ भी पूछा जाए 2 ब्रैकेट में 2l + 1, राइट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल इज ऑलवेज 2। फिर वो स्क्वायर चाहे s का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट खत्म होता है। अच्छा भाई, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा बच्चों पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो बेटा, देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो वैसे तो इसको समझने की कोई नीड नहीं है, ये फिजिक्स का पार्ट है। एक हल्की सी बस हिंट आपको दे सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, R क्रॉस P करते हैं। ठीक है, अब ये एंगुलर मोमेंटम बच्चों 2 प्रकार का होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के अराउंड एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो उसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और जब एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अराउंड निकालते हैं तो उसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा R क्रॉस P, जहां पर P होता है लीनियर मोमेंटम और R होता है पोजीशन वेक्टर। तो अब इसके अंदर हमें नहीं जाना है क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। सुना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम depends only on value of L, that is only on type of सबसेल। ध्यान रखना बच्चों, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसमें सेल का कोई रोल नहीं होता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई रोल नहीं होता। इट इज डिसाइडेड ओनली एंड ओनली बाई एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज टाइप ऑफ सबसेल। कि एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो L बराबर 0, P सबसेल में इलेक्ट्रॉन है L बराबर 1, D सबसेल में इलेक्ट्रॉन है L बराबर 2। तो कैसे निकालते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? बच्चों एक फार्मूला होता है √L, L + 1 और अंडर रूट के बाहर h/2π। ओके, ये याद होना चाहिए बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। यहां पर मैं एक बात और बता सकता हूं कि h/2π को
h/2 को हम लोग कभी कभी h क्रॉस से भी लिख देते हैं, तो परेशान मत होइएगा। आप देखिए बच्चों, इसके फार्मूले में सिर्फ एजीमुथल क्वांटम नंबर आ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 4d का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताइए, चलिए करिए। तो √L, अपन को इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, 4 कर दो 3 कर दो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है सब सेल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो SPD, L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2 रख दो। दो और एक 3, 3 दूनी 6, √6 H क्रॉस। राइट, मैंने आपसे पूछा, चलो बताओ 3p का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अच्छा, अपन को 3 से तो कोई मतलब नहीं है, आप 2 कर दो 4 कर दो, उससे कोई मतलब नहीं। अपन को p से मतलब है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, l प्लस 1 h अपॉन 1 + 1 2, 2 1 जा 2, √2, चाहे लिख दो h क्रॉस, चाहे लिख दो h/2 ठीक है। चलिए भाई, दूसरा पॉइंट भी हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चल अब हम लोग जा रहे हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ही प्यारा पॉइंट है। देखिए, पहले लिखते हैं, फॉर गिवन value of n, that is principal quantum number, for given value of n, total values of L are। देखिए, इसको पहले समझो, हम इसका किताबी फार्मूला तो आपको बता ही देंगे, पहले आप इसको समझने का प्रयास करिए। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आपने सुनो, पहले फील करो फिर बताऊंगा। देखो, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, n किसको बताता है, सेल को। मतलब आपको कोई सेल बोली गई कि पहली सेल, दूसरी सेल या तीसरी सेल, और आपसे पूछा गया कि उस सेल के लिए टोटल वैल्यूज ऑफ l का मतलब क्या। इसका मतलब एग्जामिनर ये चाह रहा है कि उस सेल के पास कितनी सब सेल है, ये एग्जामिनर आपसे कहना चाहता है। फिर सुनना, गिवन वैल्यू ऑफ n मतलब सेल के बारे में बताया गया, और टोटल वैल्यू ऑफ l आपसे पूछा गया, मतलब उस सेल के पास कितनी सब सेल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग कहोगे गुरुजी ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल। हाँ, हम उसी को प्रूफ करके दिखाने जा रहे हैं। जैसे आप क्या पढ़ चुके हो क्वांटम नंबर पार्ट 1 में, मैं उसको किनारे पर लिख के दे रहा हूं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं पहली सेल के पास सिर्फ एक सबसेल होती है 1s, दूसरी सेल के पास 2 सबसेल होती है s और p, 2s 2p, तीसरी सेल के पास 3 सबसेल होती हैं s, p और d, 3s 3p 3d, और चौथी सेल के पास 4 सबसेल होती हैं 4s 4p 4d 4। ये आप लोग मुझसे पार्ट 1 में ही पढ़ चुके हो कि जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल। आज मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस कि n की वैल्यू अगर दी जाए और l की टोटल वैल्यूज पूछी जाए तो ध्यान रखना बच्चों, l बराबर होता है 0 to n-1। हाँ, देखो जरा, जैसे फील करो,
फील करोगे तभी क्वांटम नंबर पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज ये बच्चों को बहुत ही सरल लगता है, क्योंकि 11 से हम लोग पढ़ते हैं और कंपटीशन में कोई बहुत चेंज नहीं होता है, सब वही हम लोग भी पढ़ाते हैं। लेकिन जल्दीबाजी में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से समझते हुए करिएगा। देखिए, मैंने बोला कि सेल में कितनी सब सेल है। फील करना बच्चों, आपको आंसर मालूम है, एक सब सेल होगी, दैट इज एस सब सेल। अब मैं इसको फार्मूले से निकालूंगा, फील करना। के सेल का मतलब हो गया n बराबर 1। कितनी सब सेल, तो कितनी सब सेल का मतलब है एग्जामिनर पूछ रहा है L की वैल्यूज कितनी होंगी, तो आपने लगा दिया फंडा अपना कि L बराबर होगा 0 to n-1, दैट इज 0। L की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, दैट इज 0। मतलब पहली सेल के लिए L की सिर्फ एक वैल्यू है, मतलब पहली सेल के पास सिर्फ एक सबसेल होगी और उस सबसेल का नाम होगा S सबसेल। पहली की सबसेल है तो 1 लगा दी। ये देखिए प्रूफ हो गया। जो चीज आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं वो इसकी हेल्प से मैं प्रूफ कर रहा हूं। के सेल में कितनी सबसेल होंगी, तो n की वैल्यू 1 दी गई है और L की टोटल वैल्यू पूछी गई है, तो L बराबर 0 to n-1, मतलब L बराबर 0। तो पहली सेल के पास L की सिर्फ एक वैल्यू है, दैट इज 0। तो कौन सी सबसेल होगी, S सबसेल। 1 सिर्फ ये बता रहा है कि ये पहली सेल की सबसेल है। एक एग्जांपल समझ में आया? चलो एक एग्जांपल और करते हैं इसी के ऊपर। मैंने पूछा L सेल में कितनी सबसेल। मालूम है सबको 2 सबसेल होंगी, S और P। अब मैं उसको प्रूफ करने जा रहा हूं इस फार्मूले से। देखना, L सेल का मतलब दूसरी सेल, कितनी सबसेल, तो कितनी सबसेल का मतलब है एग्जामिनर आपसे L की वैल्यूज चाह रहा है। आइए करते हैं। तो L बराबर 0 to n-1, दैट इज 0,1। आप देखिए, मतलब सेकंड सेल के लिए L की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 और एक 1। मतलब सेकंड सेल के पास 2 सबसेल पॉसिबल हैं, एक L बराबर 0 दैट इज S और एक L बराबर 1 दैट इज P। तो दूसरी सेल की सबसेल है तो 2S 2P। ये देखिए बच्चों, हमने प्रूफ करके आपको दिखाया कि दूसरी सेल के पास 2 सबसेल होती हैं। पहले आपने इस चीज को रटा था अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड कॉन्सेप्ट। आज आपको इस फार्मूले की हेल्प से हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं। ओके, ये दूसरा एग्जांपल था। चलिए और इंजॉय करते हैं, थोड़ा और आगे चलो ना, हटा देते हैं इसको। एक तीसरे एग्जांपल की तरफ चलकर देखते हैं। मैंने पूछा, बताइए M सेल में कितनी सबसेल। ये मैंने पूछा। आप समझ गए होंगे कि M का मतलब होता है KLM, तीसरी सेल में कितनी सबसेल। आपको मालूम है 3 सबसेल होती हैं। मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, देखिएगा। M सेल का मतलब है थर्ड सेल, N बराबर 3। और कितनी सबसेल का मतलब है, वो आपसे L की टोटल वैल्यूज पूछ रहा है। लगा दीजिए फार्मूला, L बराबर 0 to n-1। तो L बराबर 0 to 2, 0 से 2 तक जाओगे तो बीच में 1 भी आएगा, 0, 1 एंड 2। देखिए, थर्ड सेल के पास L की 3 वैल्यूज आ रही हैं, मतलब थर्ड सेल के पास कितनी सबसेल पॉसिबल है, 3 S सबसेल
P सब सेल और D सब सेल, 3S 3P 3D, ये देखिए मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया। ओके, तो ये 0 to n-1 बहुत ही अच्छा है। आपसे कोई पूछे बताइए चौथी सेल n सेल के पास कितनी सब सेल होंगी, तो चौथी सेल का मतलब n बराबर 4 हो जाएगा, तो L बराबर 0 to 4 - 1 0 to 3, दैट इज 0 1 2 3, 4 वैल्यूज आएंगी, इसलिए चौथी सेल के पास 4 सब सेल होंगी। L बराबर 0 दैट इज S, L बराबर 1 दैट इज P, L बराबर D दैट इज L बराबर 3 दैट इज D, और L बराबर 0 1 2 3, L बराबर 0 मतलब S, L बराबर 1 मतलब P, L बराबर 2 मतलब D, और L बराबर 3 मतलब F सब सेल। तो जो चीज आपने पार्ट 1 में रटी थी, जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल, उस चीज को हमने यहां पे प्रूफ करके दिखाया कि टोटल वैल्यूज ऑफ L कैसे निकालते हैं, 0 to n-1। ओके बच्चों, अच्छा अब जरा सुनिएगा बेटा, ये 3 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं भाई। अच्छा, अब यहां पर अगर आपको ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया है, तो आइए मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं। करोगे क्वेश्चन? कंसेप्चुअली समझिएगा, रटिएगा मत कि n की वैल्यू दी जाए और L की वैल्यू पूछी जाए तो 0 to n-1 होता है, बच्चे इसको रट लेते। अबे रटने से आंसर नहीं आएगा, इस चीज का मतलब तो समझो। ये कुछ नहीं है, ये वही पुरानी चीज है कि किसी सेल के पास कितनी सब सेल होती हैं, जो आप रटा करते थे, वो यहां पे फार्मूले से हम डिराइव कर रहे हैं। ओके, क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? बताओ, हमने पूछा 5वीं सेल के पास कितनी सब सेल हो सकती हैं? आंसर तो मालूम है, 5 सब सेल होंगी, S P D F G। फार्मूले से निकालते हैं, ये हटा दें, यही कर देते हैं। तो 5वें का मतलब n बराबर 5, तो L बराबर क्या आएगा, 0 to 5 - 1 0 to 4, दैट इज 0 1 2 3 4। 5वीं सेल के पास 5 सब सेल पॉसिबल है। कौन कौन सी? S P D F G। पॉइंट समझ में आ गया? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, चलो एक क्वेश्चन बच्चों हम लोग करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है क्वांटम नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, नीट IIT दोनों में आ चुका है। देखिए, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज रॉन्ग। आपको प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है 3 ऑप्शंस में। आपको बताना है इनमें से कौन गलत है। सुनो, जिन्होंने क्वांटम नंबर पार्ट 1 पढ़ा है वो जानते हैं, हम लोग क्वांटम नंबर हमेशा सीक्वेंस में डील करते हैं। पहले प्रिंसिपल, फिर एजीमुथल, फिर मैग्नेटिक और फिर स्पिन। ठीक, अब देखें, चलो। इन्होंने बोला n बराबर 3 तो L बराबर भी 3 होगा। ये तो गलत बात हो गई। अभी अभी आपने पढ़ा था, अगर n बराबर 3 है तो L बराबर 0 to 3 - 1 दैट इज 0 to 2। मतलब अगर n बराबर 3 है तो L की वैल्यू तो 3 होंगी, लेकिन किसी का भी मैग्नीट्यूड 3 नहीं हो सकता। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, L बराबर 3 नहीं हो सकता। मतलब n का मैग्नीट्यूड और L का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो सकता। L की वैल्यूज बराबर होंगी कि n बराबर 3 तो L बराबर भी 3 होगा, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड होंगे 0 1 2। इसलिए ये पॉइंट बच्चों यहां पर गलत हो गया। आगे जाने की जरूरत ही आपको नहीं है, यहीं पर गलत हो गया। n बराबर 3 तो L की वैल्यू तो 3 होंगी, लेकिन किसी का भी मैग्नीट्यूड 3 नहीं होगा। दे आर 0 1 2 3 नहीं हो सकता है। जैसे n बराबर 4 तो L की वैल्यूज तो 4 आएंगी,
लेकिन उन 4 वैल्यूज में से किसी का भी मैग्नीट्यूड 4 नहीं होगा। 0 1 2 3, ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर n बराबर 3 है तो l बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। इसलिए यहीं पर गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, n बराबर 3, तो क्या l बराबर 0 पॉसिबल है? हाँ, 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। यहां तो ठीक है। अब आगे चलो, l बराबर 0 तो m बराबर -1, गलत। अगर l बराबर 0 है तो बच्चों आपने पार्ट 1 में पढ़ा था m बराबर होता है -l से +l तक। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर 0 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल नहीं है। ये यहां पर गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, क्वांटम नंबर सीक्वेंस में डील करी जाती हैं। जिसने ये समझ लिया, क्वांटम नंबर उसके लिए खत्म हो गया। राइट, गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। n बराबर 4, अच्छा, तो l बराबर 2 बिल्कुल होगा। n बराबर अगर 4 है तो l 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। 2 लिखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, l बराबर 2 तो m बराबर +2 बिल्कुल हो सकता है। l बराबर अगर 2 है तो m बराबर -2 से +2 तक, बिल्कुल बीच में +2 जरूर आएगा। -2 -1 0 +1 +2। आप देखिए, l बराबर 2 तो m बराबर +2 पॉसिबल है, ये भी सही है। स्पिन क्वांटम नंबर या तो -½ होती है या फिर +½ होती है, तो ये यहां पे गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं पर गलत है, इसलिए ऑल और रॉन्ग, डी इज द राइट आंसर। ओके, तो सीक्वेंस में डील करते हैं, ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू जो दी जाती है, l की वैल्यूज तो उतनी होती हैं, लेकिन किसी का भी मैग्नीट्यूड उसके बराबर नहीं हो सकता। l की वैल्यू तो 3 पॉसिबल है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड होगा 0 1 2। ओके, तो यहां ये गलत हो गया। l बराबर 0 तो m बराबर 0 ही पॉसिबल है, क्योंकि s सबसेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, m बराबर 0, तो -1 पॉसिबल नहीं, गलत हो गया। n बराबर 4 तो l बराबर 0 1 2 3, तो 2 लिखा है, सही लिखा है। l बराबर 2 तो m की वैल्यूज होंगी -2 से +2 आ गया, सही लिखा है। स्पिन क्वांटम नंबर -1 लिखा है, ये गलत है, या तो -½ या फिर बच्चों +½ ओके, इसलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं बच्चों इसको। ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट पढ़ा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी सेल के पास कितनी सब सेल होती हैं, जिस नंबर की सेल उसमें उतनी ही सब सेल, या n की वैल्यू दी जाए और l की वैल्यूज पूछी जाए तो 0 to n-1। ध्यान रखेंगे, n का जो मैग्नीट्यूड होगा l की वैल्यूज उतनी होंगी, लेकिन किसी भी वैल्यू का मैग्नीट्यूड उतना नहीं होगा। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। राइट बच्चों, 3 के बाद हम लोग 4th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। 4th पॉइंट बच्चों मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा n+l रूल। अरे यार, ये लिखने में समय ले लेता है। n+l रूल, ये क्या रूल है? अरे कुछ नहीं यार, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। मॉडर्न वर्जन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ हमें बताता था कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। 1s, उससे ज्यादा 2s, उससे ज्यादा 2p, उससे ज्यादा 3p, उससे ज्यादा 4s, फिर 3d, फिर 4p। आपको याद होगा? अच्छा,
इस चीज को आप n+l रूल से भी निकाल सकते हो, और यह रूल हमसे कहता है कि जिस ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का समेशन ज्यादा होता है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करेंगे। अगर इनकी वैल्यू सेम आ जाती है तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा। जैसे आओ करके देखते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s से चालू किया, 4p पे खत्म किया, बीच में 3d। मेरी पूरी क्लास को मालूम है ये अवाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखना, आओ अब इसको n+l से कंपेयर करें। जैसे 2s और 2p में 2p की एनर्जी ज्यादा है, मैं इसको n+l से भी डिराइव कर सकता हूं। देखिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू s में है 0, तो n+l 2 आया, यहां निकालो। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू p में है 1, n+l 3। जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी होगी ज्यादा। ये देखिए हम पहले से जानते थे 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी। ओके, आओ इसको कंपेयर करते हैं। देखना n बराबर 4, l बराबर 0, तो n+l कितना आया 4। इसके लिए देखो n बराबर 3, l बराबर 2, तो n+l कितना आया 5। जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी होगी ज्यादा। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इसलिए बिल्कुल सही है। ठीक है, चल और एग्जांपल देखोगे इसका, इसको लिख लेना। और एग्जांपल दिखा है, जैसे मान लो यहां पे दिखाते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बताओ 4f और 5d में किसकी एनर्जी ज्यादा। वैसे मेरे बच्चे पहले से जानते हैं 5d की एनर्जी ज्यादा होगी, आपको पहले से मालूम है। करके देखते हैं। देखो n बराबर 4, l बराबर f, s p d f 0 1 2 3 7। इसलिए देखो n बराबर 5, l बराबर, यो दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। अगर वैल्यू बराबर आ जाती है तो हम लोग n की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा। ओके, सिंपल लग रहा। चल और करोगे, और कर लो, जो चाहो कर लो। चलो मान लो 7s और मान लो दे दिया 6p। चलो कंपेयर करो, n बराबर 7, l बराबर 0, तो n+l कितना आ गया 7। n बराबर 6, l बराबर 1। ओहो, यहां पर भी बराबर आ गए। अगर बराबर आ गए तो n की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी होगी ज्यादा। ओके, सो दिस इज सिंपल n+l। बच्चों मैं किसी भी स्टूडेंट को n+l रूल लगाने को कहता ही नहीं, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी टेक्निक आपको पढ़ा रखी है। s से शुरू करो, p पे खत्म करो, बीच में एक कदम पहले का d और 2 कदम पहले का f। तो जिसने मुझसे अवाउ प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है उसको n+l रूल की कोई जरूरत नहीं। पढ़ाना इसलिए पड़ता है कि मान लीजिए कभी एग्जाम में n+l पर ही क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सकें। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चल, 4th के बाद हम लोग बच्चों 5th पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप लोग सोचोगे सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में। हाँ, पढ़ा तो चुका हूं,
वहां पे मैंने इसका सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, लेकिन इनके दो स्टेटमेंट होते हैं। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट था जो आप पढ़ चुके हो, वन ऑर्बिटल दैट इज स्क्वायर, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, है ना। एक ऑर्बिटल में, एक स्क्वायर में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला स्टेटमेंट है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है। लिखेंगे नो 2 इलेक्ट्रॉन in an atom can have same value of all 4 क्वांटम नंबर। हाँ, ये दूसरा स्टेटमेंट है। देखो, किसी एटम के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है इन 20 इलेक्ट्रॉनों में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप चूज कर लो, इनकी चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकती। n बराबर हो गया, l बराबर हो गया, m बराबर हो गया, तो s डिफरेंट होगा। n बराबर हो जाए, m बराबर हो जाए, s बराबर हो जाए, तो l डिफरेंट होगा। n बराबर हो जाए, l बराबर हो जाए, s बराबर हो जाए, तो m डिफरेंट होगा। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकती। यही कहलाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए इसको एग्जाम्पल से करके देखते हैं और अच्छा क्लियर करते हैं। कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन। अब इन 20 इलेक्ट्रॉन में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, हमने चूज किया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और हमने चूज किया मान लो थर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने कहा इनके लिए चारों क्वांटम नंबर निकालो। देखना, अब जल्दी जल्दी करेंगे, पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, n बराबर 1 होगा, s सबसेल में l बराबर 0 होगा। मैं समझाऊंगा नहीं, पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं। l बराबर 0 तो m बराबर 0 होगा। एक ऑर्बिटल, पहला दूसरा, पहला ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ। हम पहले की बात कर रहे हैं, s की वैल्यू +½ होगी। यह बात होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों की वैल्यू निकालो, तो n बराबर 2, थर्ड वाला यहां पर होगा। l बराबर 0 तो m बराबर 0। अच्छा, थर्ड और फोर्थ इसके अंदर है, थर्ड वाला ऊपर होगा, फोर्थ वाला नीचे होगा। आप देख सकते हैं, देखिए s की वैल्यू सेम आ रही है, m की वैल्यू सेम आ रही है, l की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन n की वैल्यू सेम नहीं आ रही। हां बच्चों, तुम कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन चूज कर लो और उनके लिए चारों क्वांटम नंबर निकाल कर देखो, 3 की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन चौथी की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। राइट बच्चों, कुछ भी करके आप देख लेना, यही कहलाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, आप 10वां 11वां इलेक्ट्रॉन ले लो, चारों में से मैक्सिमम 3 वैल्यू सेम हो सकती हैं, लेकिन चौथी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आप कुछ और ले लो। चलो मान लो मैंने ले लिया 5th इलेक्ट्रॉन और ले लिया 19th इलेक्ट्रॉन। मान लो ऐसे ले लेते हैं, करके बताओ। चलो 5th यहां पर होगा,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यहां पर है। n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1 से +1, 3 ऑर्बिटल। 5 से लेके 10 तक इसके अंदर है, तो ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। 5वें के लिए m बराबर आ गया -1, यहां पे लिख दे रहा हूं। ऊपर की तरफ है s बराबर +12। 19th कहां होगा? 19th वाला इसके अंदर होगा। n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0। 19th वाला ऊपर होगा, 20th वाला नीचे, तो s बराबर +। ये लो भैया, n की वैल्यू डिफरेंट है, l की वैल्यू भी डिफरेंट है, m की वैल्यू भी डिफरेंट है, सिर्फ s की वैल्यू सेम। तो तीन ही वैल्यू मैक्सिमम सेम हो सकती है, चौथी पक्का डिफरेंट होगी। ये भी पॉसिबल है चारों डिफरेंट हो जाएं, 3 डिफरेंट हो जाएं, 2 डिफरेंट हो जाएं, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकती। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये मैंने जल्दी जल्दी किया है, क्वांटम नंबर पार्ट 1 आप देख सकते हैं। ठीक है, चल लास्ट पॉइंट की तरफ बच्चों हम लोग जा रहे हैं, और लास्ट पॉइंट है शेप ऑफ ऑर्बिटल। आइए देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। जैसे एस ऑर्बिटल, एस स्मॉल बनाते हैं बच्चों। एस ऑर्बिटल जो होता है ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब लाइक दिस। ओके, बात करें पी ऑर्बिटल, पूरी क्लास को मालूम है पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और बच्चों तीनों की शेप सेम होती है, डंबल शेप होती है। जो बॉडी बनाने वाला डंबल होता है उस आकार का होता है। ये देखिए, ऐसे ही पी एक्स होगा, सेम पी वाई होगा, सेम पी जेड होगा। ठीक है, बात करेंगे बच्चों डी ऑर्बिटल की। आपको मालूम है डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, क्वांटम नंबर पार्ट 1 में पढ़ाया था। सुनना बच्चों, इन 5 में से जो 4 डी ऑर्बिटल है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनकी शेप एक जैसी होती है, डबल डंबल शेप। 2 डंबल बनाने होते हैं, डबल डंबल, डबल डंबल से 2 डंबल बना दीजिए, 1 और 2। ठीक है, लेकिन जो 5वां वाला डी ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर, बच्चों इसकी शेप होती है डोनट शेप। डोनट शेप होता है। आपने, ये अमेरिकन फूड है डोनट, आपने देखा होगा। डोनट गोल गोल सा होता है और बीच में छेद होता है उसके, ऐसे लाइक यू नो, ऐसे बीच में छेद होता है। तो ये देखिएगा कैसे होता है, इधर देखिए, देखिए इसका जो शेप है पी ऑर्बिटल के तरीके एक डंबल बना देते हैं। पी ऑर्बिटल के तरीके एक डंबल बना, 2 डंबल नहीं होते, एक डंबल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो ये एक डंबल होता है ये जेड एक्सिस के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है? जेड एक्सिस। और हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसमें एक सर्किल बना देते हैं, ऐसे ऐसे। तो इस शेप को कहते हैं डफनेट शेप या डोनट शेप, डमरू के आकार का भी कह सकते हैं आप इसको। और जो अमेरिकन फूड होता है डोनट, उसी के नाम पे इसका नाम आया है डोनट शेप। डोनट कैसा होता है? कुछ ऐसे होता है ना, डोनट रिंग के जैसा होता है और बीच में छेद होता है। ये बीच में क्या होता है? हॉलो होता है, ये डोनट। ठीक है, तो डोनट शेप होता है, डमरू के आकार का भी आप इसको कह सकते हैं। एक डंबल पी के जैसा होता है जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है और एक रिंग बन जाती है, इसे हम लोग कहते हैं डी जेड स्क्वायर। तो 4 ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होते हैं, लेकिन डी जेड स्क्वायर
में एक डंबल होता है जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है और एक रिंग बनी होती है। इस प्रकार से रिंग बना देते हैं हम लोग। बातें बहुत सारी हैं इसके बारे में, हाँ, लेकिन वो सारी बातें बात की हैं, अभी इतना क्लियर होना चाहिए, राइट। और लास्ट बच्चों एफ ऑर्बिटल। बेटा एफ ऑर्बिटल की शेप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है जिसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसकी शेप को नहीं पढ़ा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से 6 पॉइंट मेरे को आपको पढ़ाने थे। इन ऑर्बिटल के बारे में और भी बहुत सारी बातें बच्चों होती हैं, वो बातें हम लोग करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। कहां पे करते हैं? केमिकल बॉन्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतनी बातें बहुत हो गई, इनकी शेप को लेकर और डिस्कशन अगर आपको करना है तो बॉन्डिंग में डिस्कशन किया जाएगा। ओके, तो ये 6 बातें मैंने आपको पढ़ाई। और जानते हो आप क्वांटम नंबर का कोई भी सवाल लगा सकते हो। अब एक अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो आप चारों लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अच्छे से कवर कर लीजिए। एक 5वां लेक्चर आएगा, ढेर सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, तो खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो और मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके बच्चों, थैंक यू।